स्टार्टेड ना सर? ओके सर। यस सर। चलो सर स्टार्ट करें। तो जीएसटी के बारे में मैं लास्ट दिन क्या डिस्कशन हो रहा था, मुझे जितना याद आ रहा है सर, मैंने एग्जेम्पशंस के बारे में आप लोगों के साथ बात किया था कि जीएसटी में एग्जेम्पशन क्या होता है और कितना वैरायटीज ऑफ एग्जेम्पशन हो सकता है। लंबा लिस्ट है, बट आप लोगों को मैं बोला था कि सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा गो थ्रू करें। अगर नोट्स किसी को नहीं मिला ना, एक बार मेरे को एग्जामेशन का जीएस नोट्स ना कलेक्ट कर लेना जिनके पास नहीं है। ठीक है, जीएसटी का एग्जामेशन का कंप्लीट स्टडी नोट्स एज वेल एज समरी क्लास नोट्स दोनों कलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर बाई चांस मैं भेजना भूल गया तो, अगर किसी के पास है, कैरी ऑन सर, आप अपना पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, क्योंकि एग्जामेशंस का मैंने सारा केस स्टडीज नहीं करवाया, अगर किसी को मैंने लाइव क्लास में नहीं किया, लेकिन मैं एक प्लेलिस्ट है सर, उसके अंदर ना आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा केस स्टडीज में मिल जाएगा। मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सिचुएशंस होता है सर्विस रिलेटेड एग्जामेशंस का, उसका भी डिस्कशन आपको वहाँ पर केस स्टडीज बेस्ड मिल जाएगा, जैसे एग्रीकल्चरल बेस्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मैं रिकमेंड करूंगा कि सुन लिया करें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर जो मैं डिस्कस किया या उसको थोड़ा सा पढ़ने से एज वेल एज थोड़ा सा ओवरव्यू जानने से भी आपको एनफ आइडिया हो जाता है एग्जाम के लिए भी। बाकी जितना ज्यादा पढ़ो उतना प्रोफेशनल एग्जाम के लिए अच्छा है, बिकॉज आप लोग सब चार्टर्ड का एग्जाम दोगे, सीएस का दोगे, सीएमए का दोगे, तो क्वेश्चन चैलेंजिंग होता है, नो डाउट। ठीक है, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन का सामना करने के लिए नो डाउट आपको ज्यादा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा सर, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, अब बात है सर, आज एक नया टॉपिक में बात करूंगा सर, न्यू टॉपिक, और टॉपिक का नाम है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैंने रिसेंटली ऑफलाइन में इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ाया था, और भी मैं डिस्कस करूंगा इन आईटीसी में, बट उससे पहले एक और टॉपिक आता है सर आईटीसी से पहले, उसका नाम है सर टाइम, प्लेस एंड वैल्यू। ठीक है, क्या आता है टॉपिक? टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। सर थोड़ा सा सिंपल बताओ, चलो मैं सिंपल बताता हूँ, टू दी पॉइंट बात करता हूँ, आप लोग अभी समझ जाओगे कि कहना क्या चाहते हैं। ये जो टाइम, प्लेस एंड वैल्यू का जो चक्कर है, इस चक्कर में एक्चुअली आपको क्या पता चलता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जीएसटी का मैटर है सर। मैंने क्या बताऊं आपको, अगर ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई हो जाता है ना, कि मैंने किस टाइम पे सप्लाई हुआ है। ठीक है, जैसे जीएसटी चार्ज गवर्नमेंट का क्या है ना सर, मैं हमेशा एक बात आप लोगों को बोलता रहता हूँ, अब हर जीएसटी क्लास में, हर जीएसटी क्लास में मैं रेगुलर, एक आदत सा हो गया मेरा कि गवर्नमेंट का बजट होता है और गवर्नमेंट को अपना बजट को फुलफिल करना होता है। अब क्वेश्चन इज दैट सर, गवर्नमेंट का जो बजट है, इस बजट में गवर्नमेंट का अर्निंग का सोर्स क्या होता है? सर ऑब्वियसली सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स है टैक्स। ठीक है, तो टैक्स से ही गवर्नमेंट का मैक्सिमम रेवेन्यू अर्निंग होता है, जिसमें से आप जीएसटी का पाई चार्ट देखो, जीएसटी से ऑलमोस्ट 16% गवर्नमेंट का अर्निंग होता है। अब गवर्नमेंट की ना, इसके चक्कर में गवर्नमेंट का क्या है, इसके चक्कर में गवर्नमेंट का क्या है, ये जो 16-17% गवर्नमेंट यहाँ से कमाता है ना सर, तो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगा किस पे, बिजनेस का ट्रांजैक्शन पे, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी चार्ज करने से पहले, बिफोर चार्जिंग जीएसटी, बात समझे सर, बिफोर चार्जिंग जीएसटी, उसका एक टाइम होगा, उसका एक प्लेस माना जाएगा। ठीक है, कहाँ हुआ है, कौन से समय में हुआ है, और क्या वैल्यू होगा। ये क्वेश्चन है कि नहीं है सर? प्लीज टेल मी, जीएसटी चार्ज करे तो कब करे? ठीक है ना, सिंपल बंगाली या हिंदी में बोले तो, ठीक है, चार्ज करना है तो कब कब चार्ज करना है, व्हाट इज द टाइम? ठीक है, किस टाइम पे करना है, प्लेस क्या, कौन सा प्लेस में करे, ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ऑब्वियसली वैल्यू क्या है, बिकॉज इसी पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के घर में कितना जाएगा। मैंने 1 लाख का चीज बेच रहे कि 10 लाख का, कि 100 रुपए का, कि 50 टका का, वट एवर। मैंने 10 टका हो सकता है, 100 टका हो सकता है, 500 टका भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 5 करोड़, 50 करोड़, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, जो करना है लगा लो लगा लो, लेकिन वैल्यूएशन के बेसिस में ही तो जीएसटी गवर्नमेंट के घर में जाएगा। तो वैल्यूएशन को करने का एक तरीका होता है, जो मैं आगे आगे चर्चा करूंगा आपके साथ। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस टाइम पे जीएसटी चार्ज करें, और प्लेस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। अब इस चीज को समझने के लिए आज मैं आपको एक पूरा ओवरऑल A to Z बताऊंगा, टाइम, प्लेस एंड वैल्यू के बारे में
A to Z मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर ना धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर पे बात करूंगा, ठीक है। तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। आज भी हल्का फुल्का क्वेश्चन हो ही जाएगा सर, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे आपका आइडिया बन जाए, फिर मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स भी रेडी किया, आप इसको भी गो थ्रू करो। यहाँ पर भी मैं कुछ एग्जाम्पल देके रखा, लॉ को भी मैं सिंपल वर्ड में थोड़ा सा कोशिश किया, अब इससे भी थोड़ा सा पढ़ो। और फिर स्टडी नोट्स जो है, जहां पर आपको थोड़ा डिटेल्स नॉलेज मिलता है सेक्शन वाइज, सबसेक्शन वाइज, अब उसे भी गो थ्रू करो। सर इतना क्यों बोलते हो पढ़ने के लिए? सर अगर इतना नहीं पढ़ना है तो फिर प्रोफेशनल कैसे बनोगे? तो कोई एक्सक्यूज मत ढूंढना सर प्लीज, हाँ बार बार बोल रहा हूँ, एक्सक्यूज मत ढूंढे, ठीक है। मेहनत से ही एक्चुअली फल मिलता है, आपको भी मुझे भी, ठीक है, सबको फल मेहनत करके ही मिलता है। तो चलो ठीक है, समझ गए सर, ज्यादा ना बोलो, ठीक है सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। ज्यादा बोलता हूँ आप लोग गुस्सा हो जाते हो। तो एक्चुअली ये जो टाइम एंड सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, ये मेनली सेक्शन 12 ऑफ जीएसटी एक्ट है, ठीक है। सेक्शन 12 ऑफ जीएसटी एक्ट में मेनली इसके बारे में बोला हुआ है, ठीक है। और सेक्शन 12 के अंदर में कुछ सबसेक्शन है, जैसे सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, ठीक है। अच्छा, इसके साथ सेक्शन 31 को भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर टैक्स इनवॉइस रिलेटेड मैटर में बात किया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम कब कौन से टाइम पे इनवॉइस जनरेट हो रहा है, ठीक है, सब कुछ मैटर करता है सर। फिर यहाँ पर कुछ केस स्टडीज क्वेश्चंस है, ठीक है, एग्जांपल्स हैं, उसमें भी बात करूंगा आपके साथ। तो भी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हर बात इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चिल्लाने से क्या होगा, इंपॉर्टेंट है तो है। जैसे हमारी जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, जिंदगी नहीं बोलूंगा, लाइफ में सुबह उठना भी इंपॉर्टेंट है, रात को सोना भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई बोले कि सर आप बता दो, सोना इंपॉर्टेंट है कि उठना इंपॉर्टेंट है, अब क्या बताऊं मैं? सोना भी इंपॉर्टेंट है, उठना भी इंपॉर्टेंट है, और बीच का जो मिडिल में हम लोग जो कर्म करते हैं, वट एवर डेली वर्क, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब किसे छोड़ के किसको इंपॉर्टेंस दिया जाए? हाँ, पढ़ाई छोड़ के सोने को इंपॉर्टेंस दिया जाए कि सोना छोड़ के पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दिया जाए? सर छोड़ो, मेरा ये सब पहली वाला बातों में उलझना जरूरत नहीं। टाइम प्लेस एंड वैल्यू पे दिमाग लगाते हैं, चलो लगाते हैं दिमाग। तो बेसिकली सेक्शन 12 एज वेल एज बाकी सेक्शन में बात तो करूंगा, पर उससे पहले एक बार जान लो सर कि ये टाइम प्लेस एंड वैल्यू का खेल क्या है। बेसिकली जीएसटी में 3 टाइप ऑफ टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। सर स्क्रीन शेयर है, प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करोगे? हेलो, सब स्क्रीन देखते बच्चे? ऐसे थैंक यू। 3 टाइप ऑफ टैक्सेस कैन बी चार्ज इन द इनवॉइस। कोई भी जीएसटी का इनवॉइस उठा के देख लो, मैं लास्ट दिन दिखा रहा था आप लोगों को, एचएसएन कोड भी पढ़ा रहा था, है ना। एचएसएन कोड, एसएससी कोड, सर्विस में एसएससी होता है, प्रोडक्ट का एचएसएन कोड होता है, इसके बारे में भी लास्ट क्लास में चर्चा हुआ है। तो मेरा कहना ये है सर कि 3 तरह का टैक्स है, एक एसजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है, और आईजीएसटी होता है। जहां स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी होगा, वो इस स्टेट की जगह यूटीजीएसटी यूज करेगा, ठीक है, बस यही है। बाकी मेनली 3 ही है। तो कहता है कि 3 टाइप ऑफ टैक्स कैन बी चार्ज इन इनवॉइस, एसजीएसटी, सीजीएसटी, बट इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ये होता है, और जब आईजीएसटी चार्ज होता है तब वो इंटर स्टेट हो जाता है। मैंने जब स्टेट बदल जाए, जब स्टेट बदल जाता है, स्टेट बदलना मैंने, ध्यान से देखो, इमेज देखो ध्यान से, कितना सुंदर इमेज है, हर इमेज कुछ कहता है, इमेज में काफी सारी चीजें हैं। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। किस वैल्यू में सप्लाई हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, और किस प्लेस में हो रहा है। जैसे ये इंडिया का मैप है, से फॉर एग्जांपल दिस इज वेस्ट बंगाल, मैप का लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, वेस्ट बंगाल इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज माय होम स्टेट। आप लोगों में से बहुत लोगों का भी है, आई नो दैट। सर दिस इज आई थिंक दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, दिल्ली का ही लोकेशन लग रहा है। ठीक है सर, सुनो, अब कोलकाता से दिल्ली, या फिर दिल्ली से मुंबई, या फिर मुंबई से बैंगलोर, या फिर बैंगलोर से हैदराबाद, ठीक है, फिर हैदराबाद से पटना, वट एवर,
जब स्टेट बदल जाएगा सर तो उसे इंटर स्टेट कहते हैं, वी ऑल नो दैट। तो इंटर स्टेट में हमें यह भी पता है कि चार्ज जो होता है वो आईजीएसटी चार्ज होता है, और जब एक ही स्टेट के अंदर जीएसटी ट्रांजैक्शन होता है प्रोडक्ट का या सर्विस का, तब हम लोग एसजीएसटी या सीजीएसटी चार्ज करते हैं। सर ये तो पता है, कुछ नया बताओ। यस सर, नया बताएं। तो अब क्वेश्चन इज दैट कि सर जब स्टेट ट्रांजैक्शन अलग हो जाता है, एक स्टेट से अलग स्टेट, तब आईजीएसटी चार्ज करेंगे, बट डिसाइडिंग द बिग क्वेश्चन whether a particular transaction is inter or intrastate is not an easy task. सर इजी क्यों नहीं है? थिंक अबाउट एन ऑनलाइन ट्रेनिंग। जैसे आप लोग अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हो काफी लोग, ठीक है, कुछ लोग तो स्टेट के बाहर भी है ना, वेस्ट बंगाल से नहीं है। So think about an online training where customers are sitting in different parts of the world. Say in case of hotel service, where the receiver may have an office in another state and may be visiting the hotel only temporarily, but where goods are sold on train journey, passing through different states. ये भी गजब बात है सर। ट्रेन का सोचो, एक ट्रेन में एक गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, मैंने वेस्ट बंगाल में आप हावड़ा स्टेशन में ट्रेन में चढ़े और 150-200 किलोमीटर बाद ट्रेन स्टेशन बदल के झारखंड या उड़ीसा में बॉर्डर में पहुंच जाते हो, ठीक है, या बिहार बॉर्डर में, बिहार नहीं उड़ीसा एंड झारखंड बॉर्डर ही आता है, और ऊपर से जाओगे तो अलग, तो उड़ीसा या झारखंड बॉर्डर में, हाँ बिहार भी आता है नॉर्थ बंगाल से, ठीक है, तो या तो उड़ीसा बॉर्डर या तो झारखंड बॉर्डर या तो बिहार बॉर्डर में आपका ट्रेन एंटर कर रहा है। तो क्वेश्चन इज दैट कि जब गुड्स सेल हो रहा है ट्रेन जर्नी में, तब वो कौन सा जीएसटी में लागू होगा? बड़ा फनी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं सर, होटल सर्विस वेयर द रिसीवर मे हैव एन ऑफिस इन अनदर स्टेट and may be visiting the hotel on temporary basis, or where goods are sold on train journey passing through different states. बात समझ में आ रहा है ना सर? हाँ, एक ट्रेन कितना अलग अलग स्टेट होके गुजरते हैं, आई होप आप सबको आइडिया होगा ट्रेन जर्नी का आइडिया, है ना। तो कहने का मतलब है, तो फिर प्लेस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? प्लेस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? तो बिग क्वेश्चन ना। जैसे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये देखो, जब एक ट्रेन कोलकाता छोड़ के या हावड़ा छोड़ के निकलता है, इधर से थोड़ा सा जाओ, ये जमशेदपुर का रास्ता पकड़ो, झारखंड पहुंच जाओगे, इधर वाला रास्ता पकड़ो, भुवनेश्वर वाला, इधर यहीं पर उड़ीसा क्रॉस कर लोगे, या फिर आपका ट्रेन मानो नॉर्थ बंगाल साइड जा रहा है, ठीक है, इधर से ऐसा करके जस्ट ऐसा घुसना पड़ेगा, बस बिहार पहुंच गए, ठीक है, पूर्णिया पहुंच गए। तो स्टेट कितना इजीली ट्रांसफर हो जा रहा है। अब सवाल है सिर्फ ट्रेन में जो गुड्स बिक रहा है वो क्या इंटरेस्टेड हो जाएगा कि इंटरेस्टेड हो जाएगा? बिग क्वेश्चन सर, इसी कुछ पॉइंट के बारे में बातचीत होगा, ठीक है, कि टाइम क्या होगा, वैल्यू क्या होगा और प्लेस क्या मानेंगे। So to help address some of these situations, the IGST Act lays down certain rules which define whether a transaction is inter or intrastate, and these rules are called the place of supply rules. ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया ना, इस कुछ कंफ्यूजन के पीछे जो रूल आईजीएसटी लॉ ने बनाया, उस लॉ का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, और उस प्लेस ऑफ सप्लाई रूल को हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है, एक टाइम हो गया, एक प्लेस हो गया, एक सप्लाई हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ सर्विस, रिवर्स चार्ज। अच्छा, आप लोगों में से काफी लोग ये चैप्टर तो कर चुके हो ना, आरसीएम, चार्ज अंडर जीएसटी। जिनका अभी तक नहीं हुआ, या तो बैकअप देखे या फिर बाद में जब लाइव होगा, जिसका एग्जाम दे रही है उनके लिए बोल रहा हूँ, चार्ज अंडर जीएसटी। जिनका एग्जाम पास में है वो बिल्कुल समय ना गवाए, कृपा करके बैकअप करो। कोई डाउट है पूछो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे पूछना है पूछो, पूछ लो, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो, टेस्ट दे दो, बस काम खत्म करो, नक्की कर दो, बस इतना मैं बोलूंगा। क्लास देखो, डाउट है तो पूछो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, नक्की करो, एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। सर टाइम नहीं है इतना। रिवर्स चार्ज, अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई,
अच्छा, रिवर्स चार्ज में क्या होता है ना, रिसिपेंट जो होता है ना, जो प्रोडक्ट या सर्विस रिसीव करते हैं गवर्नमेंट के घर में, वो टैक्स जमा करते हैं। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, बट आप लोगों को मैं बहुत बार बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, एज वेल एज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो बेसिकली दो टाइप हो गया ना, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज के बारे में भी बात करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज के बारे में भी बात करना पड़ेगा। सर क्यों? सर नॉर्मल जो बिजनेस होता है वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में चलता है ना। नॉर्मल जो बिजनेस होता है वो फॉरवर्ड चार्ज में चलता है, माने रेगुलर बिजनेस का जब भी मैं बात करता हूँ तो वो फॉरवर्ड चार्ज का ही बात करेगा। फॉरवर्ड चार्ज माने बेसिक बिजनेस का कॉन्सेप्ट, एक सप्लायर होगा, एक रिसिपिएंट होगा, है ना, एक सप्लायर होगा, एक रिसिपिएंट होगा। सप्लायर के घर से प्रोडक्ट रिसिपिएंट के घर में जाएगा। सपोज 1000 टका का गुड्स जा रहा है, 18% जीएसटी है, रिसिपिएंट सप्लायर को 18% जीएसटी समेत 1180 टका देगा। इसमें से सप्लायर क्या करेगा, 180 अलग कर देगा, 1000 अपना रख लेगा, और 180 को क्या करेगा सर, क्या करेगा 180 को, प्लीज टेल मी, 180 क्या करेगा, बोलो एनीवन, हाँ बोलो। टैक्स लायबिलिटी है सर। ये टैक्स लायबिलिटी है, कहाँ जाएगा ये, गवर्नमेंट के घर में जाएगा ना। ये जो 1000 में से 18% जीएसटी लिया, 180 टका रिसिपेंट से लिया ना, तो कलेक्शन फ्रॉम द रिसिपेंट एंड पुट इट और फाइलिंग द रिटर्न इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, है ना। तो गवर्नमेंट के घर में 180 टका जमा करेगा। ये बेसिक है। अब कोई अगर आईटीसी अगर कुछ होगा तो क्लेम करेगा। अगर मानो कि जब सप्लायर ने किसी से कुछ परचेज किया था, से फॉर एग्जांपल उस टाइम पे सप्लायर का आईटीसी अवेलेबल था 100 रुपीज। अब जब गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, अगर आईटीसी है 100 रुपीज का तो क्लेम करेगा, अगर अकाउंट में शो कर देता है तो 180 माइनस 100 करके अभी गवर्नमेंट के घर में 80 जमा करेगा। तो दिस इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। नहीं नॉर्मली होता है कि सप्लायर रेसिपिएंट को प्रोडक्ट सेल करता है, प्रोडक्ट का वैल्यू लेता है, जीएसटी का वैल्यू लेता चार्ज करता है, जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करता है, फिर गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। कुछ आईटीसी होगा तो क्लेम करेगा, और जरूरत के हिसाब से जो फॉर्म है वो फॉर्म से फिलअप करेगा। जीएसटी का अलग अलग फॉर्म का नाम होता है ना सर, रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर में बता देंगे आपको। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर में बता देंगे आप लोग। तो जो भी फॉर्म है उसके हिसाब से आपको भरना है। हर काम का अलग अलग नाम है, उस फॉर्म में प्रैक्टिस हो जाता है सर काम करते करते। और मैं थोड़ा बता दूंगा आप लोगों को, ऐसे है आप लोगों का फॉर्म के बारे में जानने का जरूरत पड़ेगा, कंप्लायंस का कॉन्सेप्ट है। नाउ द बिग क्वेश्चन, सर तो फिर ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, और एक होता है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज माने वही जो बोला आपको मैं, जब रिसिपेंट गवर्नमेंट के घर में जमा करते हैं, ये उल्टा होता है। सप्लायर मानो फॉरेन में है, एग्जाम्पल कोई सर्विस बेच रहा है जो कि फॉरेन में है, सप्लायर कहाँ है सर, फॉरेन कंट्री में है। चलो मैप से ही बता देते हैं आपको। मानो कि आप इंडिया में हो और कोई हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को, ना मुझे फॉरेन बोलना अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, अब है फॉरेन तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, सीरियसली आई डोंट लाइक, मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली या डोमिसाइल कॉन्सेप्ट में ऑब्वियसली बांग्लादेश है फॉरेन कंट्री। चलो ठीक है, तो बांग्लादेश में कोई बैठा हुआ है, वो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब बांग्लादेशी लोगों का सिटीजनशिप अलग है, वो अलग है। ठीक है, हमसे अलग हुआ है ना, भारत से अलग हुआ है, अलग होके फॉरेन बन गया। चलो बनो भाई फॉरेन कंट्री, फॉरेन। अब मानो बांग्लादेश से किसी से आपने कोई सर्विस लिया और इंडिया में बैठे आप वो सर्विस एक्सेप्ट किया, बात समझ रहे हो ना सर, इंडिया में बैठ के आप वो सर्विस एक्सेप्ट किया, ये क्या फॉरवर्ड चार्ज माना जाएगा जीएसटी में? और रिवर्स चार्ज माना जाएगा इसको? मैंने जीएसटी चार्ज कैसे होगा? बांग्लादेशी कोई सिटीजन अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिया में, तो टैक्स गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करेगा, बांग्लादेशी सिटीजन से कि इंडियन सिटीजन से? इंडियन सर। ना क्वेश्चन इज दैट इंडियन सिटीजन यहाँ पर कौन है, सर्विस सप्लायर है या सर्विस रिसिपिएंट है?
रिसिपिएंट। रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट होने के नाते नॉर्मली रिसिपिएंट को गवर्नमेंट को घर में जमा करना पड़ता है नॉर्मल फॉरवर्ड के केस में, नहीं, है ना। लेकिन जब सिचुएशन ऐसा होता है, ऐसे और भी काफी एग्जांपल्स मैंने चार्ज ऑफ जीएसटी में करा के रखा, वेराइटीज ऑफ गुड्स के केस में, सर्विस के केस में, बहुत सारा चीज है। ट्रांसपोर्टर का केस था, जीटीए का, ठीक है, काजू बादाम का बहुत आप लोग याद रखते हो, है ना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ सिनारियोज। और आप लोगों को मैं एक चार्ट देने के बारे में बोला था, शायद किसी के पास चार्ट में शेयर किया कि कब कब आरसीएम लगता है। आप बोलोगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा, नॉलेज के लिए काम आएगा सर। तो आरसीएम का पूरा लिस्ट दे देंगे कब कब आरसीएम लगता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, गवर्नमेंट ना बांग्लादेश में नहीं जाएगा भाई कौन सप्लायर है कौन सप्लायर है। अब बांग्लादेश जा सकता है, इजी है, पर फिर भी नहीं जा सकता, मैंने नहीं, इनको नहीं बोलेगा, इंडियन सिटीजन को बोलेगा जो यहाँ पर जीएसटी रजिस्टर्ड रिसिपेंट है, उनको बोलेगा भाई आप इंडिया में गवर्नमेंट को जितना जीएसटी तुम्हारा होता है, ऐसे जीएसटी तो इनको इनको देना चाहिए था, फिर इनको गवर्नमेंट को देना चाहिए था, पर ऐसे केस में ऐसा कुछ नहीं हो। ये रिसिपेंट खुद ही अपना जीएसटी सरकार के घर में जमा करेगा। अगर 1000 का प्रोडक्ट था, 1000 का 18% कितना होता है 180। अब ये 180 रिसिपेंट को ही देना पड़ता है नॉर्मली, लेकिन ये 180 क्या करेगा, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कर देगा। दिस इज कॉल्ड आरसीएम, जो कि फॉरेन फॉरवर्ड चार्ज का जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है। ये बात आप लोग जानते हो। क्यों सर? क्योंकि ये हम लोग चार्ज अंडर जीएसटी में पढ़े हैं, ठीक है, काफी लोगों ने पढ़ा है, और जो नहीं पढ़ा वो अभी तो सुन लिया ना, काम आएगा सर। तो दोनों चीज जानना है, रिवर्स चार्ज भी जानना है और फॉरवर्ड में भी जानना है, टाइम सप्लाई, टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यही सब बात करते करते हम लोग इस चैप्टर में खो जाएंगे सर। चलो, जो खाए खो जाए किटकैट, लेकिन जीएसटी खा के खो जाएंगे क्या, पता नहीं सर। आप लोग जीएसटी खाओगे कि पता नहीं, खाए ना माथा दाए, चलो देखा जाता है। So why are time, place and value of supply important? Time of supply means the point in time when goods or services are considered supplied. When the seller knows the time, जब सेलर को पता होता है कि कौन से समय में मैंने गुड्स बेचा या डिलीवरी किया, it helps him identify due date for payment of taxes. अगर सेलर को ये पता होता है कि किस टाइम पे सेल हो रहा है, it helps him identify the due date for payment of taxes. टैक्स पेमेंट करने का ड्यू डेट आइडेंटिफाई होना इजी हो जाता है। Place of supply is required for determining the right tax to be charged on the invoice. Place of supply क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राइट टैक्स चार्ज करना है। माने आईजीएसटी अगर स्टेट बदल जाएगा तो आईजीएसटी हो सकता है, अगर सेम स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिला के करेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ सेल। 1000 का प्रोडक्ट है कि 1 लाख का प्रोडक्ट है, इसी में तो डिपेंड करता है ना कि गवर्नमेंट के घर में कितना जमा गया, है ना सर। 1 लाख होगा तो 18% उसका होता है 18,000, 1000 होगा तो 18% उसका हो जाएगा 180, वट एवर बी दी सिचुएशन, है ना। 10,000 होगा तो 1800, जो भी। बट एक चीज तो सेम है ना सर, कि अल्टीमेटली वैल्यू पे ही तो डिपेंड करता है। हाँ सर, वैल्यू पे ही तो डिपेंड करता है। इफ द वैल्यू इज कैलकुलेटेड इनकरेक्टली then the amount of GST charged is also incorrect. फिर गवर्नमेंट को भी झमेला, आपको भी झमेला, फिर रिफंड का क्लेम करना, ये करना वो करना, सब झमेला हो जाएगा। इसलिए अकाउंट्स गलत हो जाएगा, जीएसटी पेमेंट गलत हो जाएगा, रिटर्न फाइलिंग गलत हो जाएगा। एक गलती को सुधारने के लिए सारा गलती को रिवर्स करना पड़ेगा, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम जीएसटी बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है उनका। सर ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে तो, कनेक्टेड तो सबाई के, हेलो, सबको बात समझ में आ रहा है ना कि टाइम प्लेस एंड वैल्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक गलती सब पे भारी। सर आप डायलॉग चोरी कर रहे हो, डायलॉग तो ऐसा है, एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ सर ठीक है, मैं चोरी कर लिया डायलॉग, मैं बोला कि एक गलती सब पे भारी, ठीक। अगर चोरी करके कोई अच्छा काम करे तो चोरी भी ठीक ठाक है, चलो। टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द पॉइंट इन टाइम व्हेन गुड्स और सर्विस आर कंसिडर्ड सप्लाइड।
When the seller knows the time, it helps you identify the due date for payment of taxes. CGST, IGST, SGST must be paid at the time of supply. Goods and service have a separate basis to identify their time of supply. गुड्स का अलग है, सर्विस का अलग है. अब धीरे धीरे गुड्स का समझेंगे और सर्विस का भी समझेंगे. तो नॉर्मली ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. एक्चुअली इसी से क्वेश्चन पूछता है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इन तीनों डेट में से जो अर्ली होता है, अर्लीस्ट ऑफ द बिलो 3, जिस डेट पे इशू हो रहा है इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, जिस माने इस तारीख के अंदर इनवॉइस इशू करना चाहिए था, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट. सपोज एक एग्जांपल आपको बहुत हेल्प करेगा, एक एग्जांपल आपको बहुत हेल्प कर देगा. ये जो जीएसटी लॉ है, इसमें आप जितना प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़ोगे या जितना प्रैक्टिकल केस स्टडीज जानोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं सर, गारंटी लिख के रख लो, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आंसर का और जितना प्रैक्टिस करोगे केस स्टडीज का, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जीएसटी आपको इजी लगेगा. लेकिन अगर आप बिना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का और एज वेल एज बिना केस स्टडीज क्वेश्चंस का आप सिर्फ लॉ पढ़ते जाओगे तो जीएसटी जैसा बुरा कोई नहीं. मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, ठीक है, कितना वैल्यू है 1 लाख. इनवॉइस जो है, इनवॉइस तो जानते हो ना, बिल, बिल ऑफ सप्लाई में नॉर्मली इनवॉइस नहीं होता, बट इनवॉइस में जहां जीएसटी के साथ प्रोडक्ट का दाम बताया गया है. इनवॉइस इशू किया गया है, सेलर ने बायर को इनवॉइस इशू किया. कब इशू किया? कौन किसको इनवॉइस इशू करता है? ऑब्वियसली सेलर बायर को करता है, माने सप्लायर रिसिपिएंट को करता है. द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 15th January. द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31st January. द गुड्स वर सप्लाइड ऑन 20th January. नाउ दे आस्क यू, क्वेश्चन क्या बोलता है, अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा डेट टाइम ऑफ सप्लाई के लिए चूज किया जाए? 15 जनवरी, 31st January और 20th January. बोलो सर. आपने कहा था अर्लियर डेट को. अर्लियर डेट को, इन तीनों डेट में से जो अर्लियर है, तो अब हिसाब लगा लो, फटाफट पुट करो. टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड. क्यों इसको शुड हैव बीन इशूड बोला? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो सर, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि आप गुड सप्लाई किया 20 तारीख को, इनवॉइस इशू किया 15 तारीख को और पेमेंट रिसीव किया आपने 31st January को. तो ऑब्वियस बात है कि 15 तारीख अगर इनवॉइस इशू कर दिया और गुड सप्लाई कर दिया 20 तारीख को, तो इतने दिन के अंदर तो आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, है ना. ये शुड हैव बीन इशूड बात समझ में आया कि नहीं आया? कि जब आपका माल सप्लाई हो रहा है कम से कम तब तो इनवॉइस इशू कर दो, है ना. कि जब आपका माल सप्लाई हो रहा है तब तो इनवॉइस इशू कर दो. इसीलिए बोला शुड हैव बीन इशूड. भाई माल माल गया तो भाई इनवॉइस क्यों नहीं गया? जब आप प्रोडक्ट किसी को सप्लाई कर रहे हो गोडाउन से, तो इनवॉइस क्यों नहीं गया? ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजन या कोई भी बड़े बिजनेस चलता है, कोई भी गोडाउन से माल जाता है ना, आजकल ऑनलाइन बिजनेस है, तो जब वो अपने गोडाउन से माल निकालता है सप्लाई करने के लिए, तभी तो साथ में इनवॉइस भी जनरेट करता है ना सर. वेरी सिंपल, एकदम कॉमन बिजनेस कॉन्सेप्ट है. इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई चांद पे भी नहीं जाना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना है. थोड़ा दिमाग को ओपन करो, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है. सो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 15th January, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड 20th January, एंड thus टाइम ऑफ सप्लाई इज 15th January. बस टाइम में कैलकुलेशन हो गया. बोलो सर, यहां तक क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है सर? इस तरह का क्वेश्चन बहुत होता है, पूछते हैं বোঝা যাচ্ছে, এটা বোঝা গেছে কি যায়নি?
ऐसे अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है सर, ट्विस्ट क्यों? वही, जितना कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ता है. What will happen if same example an advance of 50,000 is received by Mr. X on 1st January? सर खेल थोड़ा घुमा रहा है आपको, क्योंकि ऐसा रियल में होता है. अब गवर्नमेंट भी आपसे खेलेगा. 1 जनवरी बन जाता सर, यही तो अर्ली है. हाँ, तो टाइम ऑफ सप्लाई 1 जनवरी बन जाता. वही चीज है. तब अर्लीस्ट क्या हो जाएगा? तो यही चीज यहाँ पर बोला. देखो ये वाला 3 पॉइंट था. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और पेमेंट, ठीक है. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड. अब तीनों डेट में से अगर आप 50,000 1st जनवरी को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, what will happen if the same example and advance 50,000 is received by Mr. X on 1st January? Then time of supply for the advance of 50,000 will be 1st January, since the date of receipt of advance is before the invoice is issued. है ना? टोटल 1 लाख का खेला है, लेकिन आपने एडवांस पहले ही ले लिया, पहले 1st जनवरी को ले लिया. तो 50,000 का जो टाइम ऑफ सप्लाई है, ध्यान से सुनना, खेल थोड़ा अलग है. 50,000 जो आपने एडवांस दिया, टोटल 1 लाख है. टोटल बिल कितने का है? 1 लाख. 1 लाख में से 50,000 आपने एडवांस लेके रखा था. ड्यू कितना है अभी भी? ड्यू बिल कितना है? अभी भी 50,000 का ड्यू बिल है. तो इनमें से 50,000 आपने 1st जनवरी को रिसीव कर लिया, क्योंकि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस बिफोर द इनवॉइस, इनवॉइस इशू करने से पहले ये हुआ है. इनवॉइस इशू नॉर्मली 15 जनवरी को है, एडवांस आपने 1 तारीख को लिया. तो 50,000 का टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा 1 तारीख. लेकिन बैलेंस जो 50,000 है, जिसका ड्यू है अभी भी, जिसका पेमेंट आपको 31 जनवरी को मिल रहा है ना, ये पेमेंट कब मिलेगा? 31 जन को. गुड्स का सप्लाई कब करेंगे आप? गुड्स का सप्लाई कब करेंगे? 20 जनवरी को. लेकिन बाकी 50,000 के केस में टाइम ऑफ सप्लाई 15 जनवरी होगा, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है. बोलो सर, ट्विस्ट क्लियर है? बोलो सर, बोलो. ये सिंपल सा चीज है कि जो एडवांस आप रिसीव कर रही है, वो एडवांस का अलग टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और बाकी बैलेंस का सप्लाई 15 जनवरी माना जाएगा. मैंने 1 लाख 2 हिस्सों में टूट गया, लेकिन एक ही बिल का पार्ट है, यानी बेसिकली अलग अलग इनवॉइस हो गया. एक ही सेल का पार्ट है, एक एडवांस का और एक ड्यू बिल का. ये रूल है. बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? ये सर नो? সবাই কি বুঝতে পারছে না নাকি? इतना सन्नाटा क्यों है रे भाई? बोलो. Yes, sir. ओके. कभी कभी इतना गंभीर सिचुएशन हो जाता है, मैं चिंता में पड़ जाता हूँ. क्या बात समझ में नहीं आ रहा है लोगों को? ओके. अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है सर. डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस माने अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3: डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस एंड डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. सर्विस का प्रोविजन माने सर्विस जो आप दे रहे हो उसका, इस तारीख के अंदर सर्विस कंप्लीट होगा, समथिंग लाइक दैट. डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, अगर प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर इनवॉइस इशूड नहीं होता है, देन प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट लिया जाएगा. लेट अस अंडरस्टैंड विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. Mr. A provides service worth rupees 20,000 to Mr. B on 1st January. Mr. A provides service worth rupees 20,000 to Mr. B on 1st January. The invoice was issued on 20th January. And the payment for the same was received on 1st February. Simple है. सर्विस प्रोवाइड हुआ मिस्टर बी को 1st जन को, इनवॉइस इशू हुआ 20 जनवरी को, पेमेंट मिला 1st फरवरी को. In the respect of this above concept, in the present case, we need to first check. क्या check करना है? If invoice was issued within the prescribed time. The point is very simple.
क्या इनवॉइस प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर इशू हुआ है? प्रेस्क्राइब टाइम क्या है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। सप्लाई के 30 बाद 30 दिन, दैट इज सप्लाई कब हुआ है? 1 जनवरी। तो अगर 1 जनवरी सप्लाई हुआ है तो 30 डेज बाद क्या होगा? 31 जनवरी। द इनवॉइस वाज इशूड 20th जनवरी। इनवॉइस एक्चुअल में इशू कब हुआ है? 20 जनवरी को। दिस मीन्स द इनवॉइस वाज इशूड विद इन ए प्रेस्क्राइब लिमिट। अगर इनवॉइस प्रेस्क्राइब पीरियड में इशू नहीं होता है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट भी लिया जाता है। बोलो सर, बात समझ में आया? ये सर नो? यहां तक क्लियर है बात? अब तो फिर आपका Yes, sir. इसका जवाब भी पता लग गया होगा। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है? 20 जनवरी है कि 31 जनवरी है कि 1 फरवरी है? तो बेसिकली दो डेट आप लेंगे यहाँ पर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लेंगे और डेट ऑफ पेमेंट लेंगे। इशू ऑफ इनवॉइस 20th जनवरी है, डेट ऑफ पेमेंट 1 फरवरी है। कौन सा पहले हुआ सर? 20 जनवरी। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? टाइम ऑफ सप्लाई 20 जनवरी है। डेट को ठीक रखना जरूरी है, नहीं तो लोचा होता है। यही छोटा छोटा डेट ही झमेला कर देगा। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ा पता आप लोगों को भी पता है। अगर किसी को एग्जाम फॉर्म भरना है और डेट निकल जाता है, बहुत लोगों के साथ होता है ना, एग्जाम फॉर्म ओपन होता है 1 महीने के लिए, 25 दिन के लिए, उसके बाद भी अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, और टाइम निकल गया, फिर इंस्टीट्यूट आपको बोलता है लेट फी दे के भरो, फिर भी आप नहीं किए, फिर इंस्टीट्यूट आपको और मौका देगा सर? नहीं देगा ना। एग्जैक्टली, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेट का कैलकुलेशन यहाँ देखना जरूरी है। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, इंस्टीट्यूट तो वो तो बस एग्जाम फॉर्म फिलअप का ही मैटर किया, बट यहाँ पर बात और भी कॉम्प्लेक्स है। तो गवर्नमेंट के लिए ये टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस डेट में हो रहा है? अब 3-4 डेट है, एक पेमेंट का डेट, एक रिसीव का डेट, एक इनवॉइस का डेट, एक एडवांस का डेट। अब किसे सप्लाई माने? इसीलिए रूल ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट में लिखना पड़ा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर, मैं आशा करता हूं कि दिमाग में जा रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। अब सर्विस भी हो गया, गुड्स भी हो गया, मैं फॉरवर्ड चार्ज में बात कर रहा था। अब दिमाग में थोड़ा सा कौन आएगा? अब दिमाग में जगह बनाने आ रहा है सर रिवर्स चार्ज, ठीक है। रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट जिनको पता नहीं है, मैं उनको बोला कि रिसिपिएंट जो होता है वो गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस रिसीवर इज दी सर्विस रिसीवर, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, ठीक है, इज द अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ पेमेंट, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स एंड 60 days फॉर सर्विस। अगर गुड्स है तो 60 होगा, 30 होगा, और सर्विस होगा तो 60 होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखो to identify the date. Okay, some examples to identify the date. Mrs. ABC Private Limited undertook service of a director, Mr. X, worth rupees 50,000 on 15th January. ABC Private Limited एक सर्विस ले रहा है डायरेक्टर से 50,000 वैल्यू का। कब ले रहा है सर? 15 जनवरी को। इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन 1 Feb। इनवॉइस रेज्ड हो रहा है 1 फरवरी को। मिस्टर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेड द पेमेंट ऑन 1 मई को। तो ये सर्विस है तो 60 दिन का हिसाब होगा। डेट ऑफ पेमेंट 1 मई है, डेट ऑफ इनवॉइस से 60 दिन का हिसाब 2 अप्रैल होगा। करके देखो, इनवॉइस का जो डेट है 1 फरवरी से 60 दिन का हिसाब देखो, यानी 61 डे, 2 अप्रैल आएगा। तो अब इसमें से कौन सा पहले हुआ है? 1 मई और 2 अप्रैल। अर्लीस्ट क्या हुआ है? 2 अप्रैल।
तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 2 अप्रैल। ये रिसिपेंट के केस में था। अगर ये गुड्स होता तो 30 दिन का हिसाब करते हैं, यानी ये 60 की जगह 30 का हिसाब लगाते। बात समझ में आ रहा है सर? बोल दो ना जरा। हाँ सर बोलो। কি সবাই বুঝতে পারছে হ্যাঁ কি না বোঝা গেল? Yes, sir. सर चलो टाइम के बारे में बहुत बात किया आपने, है ना? बेसिक आइडिया मिल गया ना टाइम के बारे में। यही मेन टाइम का यही मेन फैक्टर है। अब बाकी और भी केस स्टडीज क्वेश्चन में आपको थोड़ा घुमा फिरा के केस लॉ पढ़ना पड़ेगा, तो आपका और आइडिया क्लियर मिलेगा। बट ओवरऑल यही टाइम है, टाइम का खेल तो यही है। प्लेस का खेल क्या है? It is very important to understand the term place of supply for determining the right tax to be charged on the invoice, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही टैक्स चार्ज करो भाई। जैसे लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर इन महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रास्टेट, जीएसटी एप्लीकेबल, सीजीएसटी, एसजीएसटी। चलो मैं आपको थोड़ा लोकेशन का क्विज करता हूँ, ध्यान से सुनना। चलो नोट्स में महाराष्ट्र है तो मैं भी महाराष्ट्र उठाता हूँ। लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर भी महाराष्ट्र है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र है। तो चलो मैं क्विज कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में पूना ले रहा हूँ और नागपुर ले रहा हूँ। सर एक चीज मुझे बताओ, क्या पुणे या नागपुर सेम स्टेट में आता है कि अलग स्टेट में आता है? अरे बोलो सर। क्या पुणे या नागपुर इज इन द सेम स्टेट? महाराष्ट्र इज अ वेरी बिग स्टेट इन इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया से शुरू होता है और वेस्ट में जाके खत्म होता है। बहुत बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन भी बहुत हाई है बट डेंसिटी कम है। एटलीस्ट हमारे वेस्ट बंगाल से तो अच्छा ही है। वेस्ट बंगाल का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अरे बोलो सर, महाराष्ट्र में ही है ना पुणे और नागपुर, बोलो। ठीक है चलो, आप लोग तो क्विज खेलोगे नहीं, मैं ही बोल देता हूँ। पुणे भी महाराष्ट्र में है, नागपुर भी महाराष्ट्र में। सर ये सबको पता है, सिर्फ आपको नहीं पता था इसलिए आप चिल्ला रहे थे। थैंक यू सर। तो जब सेम स्टेट के अंदर गेम चल रहा है, गेम माने ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो जब सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन का खेला चल रहा है, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, सर्विस रिसीवर भी महाराष्ट्र, इसे क्या बोलेंगे? इंट्रास्टेट बोलेंगे। इसमें 2 जीएसटी एप्लीकेबल होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर 18% होता जीएसटी तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 9% स्टेट गवर्नमेंट के खाते में दिखाना पड़ता है। अब खेल थोड़ा बदल जाएगा। महाराष्ट्र से केरला, एकदम एक्सट्रीम साउथ का एक स्टेट है, ठीक है? केरला, ये रहा केरला। जैसे कोची, कोची इज इन केरला। या त्रिवंदम, त्रिवंदम का नया नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। त्रिवंदम तो ब्रिटिश लोग बोलता था, एक्चुअल नाम है तिरुवनंतपुरम, ठीक है? यही एक्चुअल नाम है। सब नाम को ब्रिटिश लोग ने छोटा कर दिया अपने हिसाब से। जैसे आप लोग ऊटी बोल के कर्नाटका में, तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन है, नाम तो सुना ही होगा। जानते हो सर ऊटी? बहुत लोग जाते हैं, बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब ब्रिटिश लोग ना ऊटी का नाम नहीं बोल पाता था, उसका नाम है उदागमंडलम। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा, ये देखो, ये ऊटी है। ऊटी नहीं है जगह का नाम, अब फॉरेनर लोग बोल नहीं पाता था तो उदागमंडलम को बना दिया ऊटी। जो भी हो, चलो दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा कि प्रोडक्ट महाराष्ट्र से केरला आ रहा है तो ऑब्वियसली स्टेट बदल रहा है। सर इजी इजी बातें हैं पर फिर भी आप लोग भूल जाते हो। महाराष्ट्र से
कोझिकोड आ रहा है, कोची आ रहा है, ये कहाँ है? कोझिकोड, कोची सब केरला में। तो जब स्टेट बदल रहा है तो ऑब्वियसली ये इंटर स्टेट है, और जब बात इंटर स्टेट का हो जाए, जब बात इंटर स्टेट का हो जाए तब हम उसे आईजीएसटी चार्ज करते हैं। सर ये सिंपल बात है। सर मैं आपको क्या बोला, कभी कभी सिंपल सिंपल बात ही गलत हो जाता है, और यही तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मेन कंडीशन। ठीक है, अब आगे इसका और कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे, लेकिन अभी तो क्या है ना, आपको मैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी इजी चीज भी आपको नजर आ रहा है। तो ख्याल क्या रखना है, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी एप्लीकेबल। Place of supply of goods. Usually, in case of goods, the place of supply is where the goods are delivered. Normally क्या होता है goods के केस में कि जहां goods deliver हो रहा है, so the place of supply of goods is the place where the ownership of goods changes, है ना? What if there is no movement of goods? खेला हवे, समझ रहे हो सर? खेला क्या होगा? कौन सा खेला हवे? सर गुड्स का मूवमेंट होना जरूरत है, बट अगर गुड्स का मूवमेंट ही ना हो तो जहां पर है वहीं पर है। तो in this case, the place of supply is the location of goods at the time of delivery of the recipient. For example, हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? बोलो सर बोलो। সে গুডস ডেলিভারি হবে না? না ট্রান্সফার হবে না, ডেলিভারি তো হবে। আচ্ছা আচ্ছা। গুডস ট্রান্সফার হবে না, ওইখানেই থাকবে। बात समझे? एक जगह से दूसरे जगह में नहीं जाएगा, एक ही जगह के अंदर खेल चलेगा। ओके। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि व्हाट इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गवर्नमेंट क्या कहता है? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द रिसिपिएंट। जैसे कि यहाँ पर एक सुपरमार्केट का एग्जांपल दे, जब सुपरमार्केट में सेल होता है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द सुपरमार्केट इटसेल्फ, सुपरमार्केट में ही सेल हो रहा है। तो जब रिसिपिएंट सुपरमार्केट में जाके ले रहे तो सुपरमार्केट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में उसका सप्लाई माना जाए। Place of supply in case where goods that are assembled and installed will be the location where the installation is done. For example, एक supplier located in Kolkata, ध्यान से देखो सर, a supplier located in Kolkata supplies machinery to the recipient in Delhi. सप्लायर कोलकाता का है, मशीनरी सप्लाई कर रहा है जो कि दिल्ली में बैठा हुआ है। मशीनरी इज इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री ऑफ द रिसिपिएंट इन कानपुर। रिसिपिएंट दिल्ली में है बट उसका फैक्ट्री कानपुर में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा कि कानपुर होगा? रिसिपिएंट दिल्ली में बैठा है, सप्लायर कोलकाता का है, बट मशीन कानपुर में जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा कि कानपुर होगा? हाँ सर बोलो। सप्लायर फ्रॉम कोलकाता, रिसिपिएंट फ्रॉम दिल्ली। सप्लायर हमारे होम स्टेट से हैं, ठीक है, कोलकाता से। रिसिपिएंट दिल्ली में बैठा हुआ है और रिसिपिएंट का फैक्ट्री लखनऊ, सॉरी कानपुर पास में ही है, कानपुर में। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई मशीनरी का कानपुर है कि दिल्ली है? बोलो सर, इतना सिंपल सर। कानपुर, क्योंकि मशीनरी कानपुर में गया है, भले रिसिपिएंट दिल्ली में बैठा हो। ये थोड़ा ट्रिक्स आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। मशीनरी का प्लेस ऑफ सप्लाई कानपुर माना जाएगा, ना कि दिल्ली माना जाएगा। ठीक है, सर्विस के केस में खेल थोड़ा बदल सकता है।
Generally, the place of supply of service is the location of the service recipient. In case where the service are provided to an unregistered dealer, सर अनरजिस्टर्ड डीलर मैंने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी नॉन जीएसटी, ठीक है, नॉन जीएसटी वाले, अनरजिस्टर्ड डीलर, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है. In case where the service is provided to an unregistered dealer and their location is not available, the location of service provider will be the place of provision of service. तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे उसका लोकेशन को ही सप्लाई का लोकेशन माना जाएगा. रिसिपिएंट का लोकेशन अगर पता नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन को ही सप्लाई माना जाएगा. बात समझ रहे हो? Generally, the place of supply of service is the location of service recipient. But in case where the service are provided to an unregistered dealer and their location is not available, location to service provider, ठीक है, not available, the location of service provider will be the place of provision of service. सिंपल बात है, गवर्नमेंट ढूंढने नहीं निकलेगा. जैसे कि place of supply of following services, service related to immovable property, restaurant service, admission to events, transportation of goods and passenger, telecom service, ऐसे बहुत सारे सर्विस हो सकता है. ठीक है, इसका ये सब सर्विस जो जब भी होगा, या फिर बैंकिंग सर्विस. चलो कुछ सर्विस के बारे में पढ़ते हैं. इन केस ऑफ सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, माने जो प्रॉपर्टी मूव नहीं, जैसे लैंड बिल्डिंग है ना. सपोज कोई भी प्रॉपर्टी, मशीनरी, एक फिक्स मशीनरी होता है ना, मशीनरी फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड है, वो हिलेगा नहीं, वहीं पर जो कोई आके उसको परचेस करेगा और मशीन वहीं रहेगा. तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. जहां पर प्रॉपर्टी अवेलेबल है उसी को प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस माना जाएगा. मिस्टर अनिल फ्रॉम दिल्ली provides interior design service to Mr. Ajay. The property is located in Uti. अरे वाह, मैं तो अभी ऊटी का एग्जांपल दे रहा था, पता नहीं था सर, ऊटी फिर से आ जाएगा. उदागमंडलम, ठीक है, शायद नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने. किसी को पूछना, जब मानो कि आप लोग दुर्गा पूजा में काफी लोग बाहर घूमने जाओगे, अगर कोई ऊटी जा रहे हो ना, तो आस पड़ोस से लोगों को बोलना कहाँ जा रहे हो, तो बोलना उदागमंडलम. ठीक है, बंदा बोलेगा पागल है, ऐसा कोई जगह ही नहीं है, ढूंढने बैठेगा. जो भी हो, छोड़ो. मिस्टर अनिल फ्रॉम दिल्ली प्रोवाइड्स इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस टू मिस्टर अजय, ठीक है, जो कि मुंबई में है, और उसका प्रॉपर्टी कहाँ है, ऊटी में. नाउ द क्वेश्चन इज दैट सप्लाई किस जगह को माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस किसको मानेंगे. मिस्टर अनिल फ्रॉम दिल्ली प्रोवाइड्स इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस टू मिस्टर अजय. रिसिपिएंट कहाँ है, मुंबई में है. प्रॉपर्टी कहाँ है, ऊटी में है, तमिलनाडु में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऊटी होगा ना सर, ऊटी होगा कि मुंबई होगा. बात समझ में आ गया. अरे हाँ या ना. সবাই বুঝতে পারছে তো, বুঝতে পারছে কি পারছে না, আমাকে একটু বলে দাও হ্যাঁ স্যার. স্যার. और भी एग्जाम्पल हैं सर, माथा खराब कर देते हो आप. एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं. रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स ऑफर्स पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्रॉम बैंगलोर टू हम्पी. हाँ, ये बहुत सुंदर जगह है, कभी मौका मिले तो जरूर जाना सर हम्पी. सर अभी घुमाने लेके मत जाओ सर, चलो थोड़ा देख के आते हैं हम्पी कैसा है. बैंगलोर कहाँ है, यहीं पर कहीं है. ये रहा बैंगलोर, ठीक है, तो बैंगलोर ये रहा. हम लोग हम्पी जाएंगे, ठीक है, बहुत हिस्टोरिकल जगह है सर, देख के आओ. काफी लोग को जानते ही नहीं है देश के बारे में. जानो जानो, देश को जानो. ये देख रहे हो सर, ये रॉक कटिंग करके बना हुआ है. एक पूरा पहाड़ है, पत्थर है, उस पत्थर को कटिंग करके ये वाला जो देख रहे हो ना, पूरा पत्थर कटिंग करके है. आज का नहीं है, कम से कम 1000 साल पुराना है, 500 से 1000 साल पुराना है. ये जो मंदिर देख रहे हो आप, देख पा रहे हो सर आप लोग, ये है एक्चुअल इंडियन कल्चर. ठीक है, जो लूट मार के कारण बाकी सारा जगह में
खत्म हो गया, बट साउथ इंडिया में अभी भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ये मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं इतिहास थोड़ा सा बताऊं आपको, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एक बहुत फेमस एम्पायर हुआ करता था। आजकल ना मेमोरी लॉस हो जा रहा है बादाम खाना पड़ेगा। विजयनगर एम्पायर, ठीक है, जिसको मुगल लोग भी तोड़ नहीं पाया था, उन लोगों ने बनाया था इसको, ठीक है। देख क्या ना सर, हम्पी, ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, ब्यूटीफुल प्लेस। और वो रामायण में आप लोग किष्किंधा का कहानी सुने हो सर? रामायण कभी अगर पढ़ोगे तो उसमें किष्किंधा का सुने होंगे, जहां पर सुग्रीव बाली का घर के बारे में बोला गया, ठीक है। तो ये किष्किंधा के पास ही है, ये हम्पी के पास ही किष्किंधा है सर। ऐसा ना घुमाओ सर, चलो ठीक है, घूमना नहीं है सर, चलो। अब ऐसे एक्चुअली बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो लोग बैंगलोर जाते हैं वो हम्पी जाते हैं सर। तो अभी हम लोग भी घूम के आ गए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोलूंगे सर, नहीं तो टूरिस्ट एजेंट बन जाऊंगा एक काम करते हैं, सब छोड़ छाड़ के टूर एजेंट बन जाते हैं, चलो registered taxpayers offer passenger transport service from Bangalore to Hampi. Passenger do not have GST registration. What will be the place of supply in this case? अच्छा, एक चीज मुझे बताओ सर, ये जो पैसेंजर्स होते हैं क्या ये जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं? आप लोग कहीं घूमने, Yes. नो सर, है ना, कभी नहीं हो सकता। अब पैसेंजर का जो अगर कोई बिजनेस है वो रजिस्टर्ड हो, अलग बात है, बट पैसेंजर कहाँ से जीएसटी रजिस्टर्ड होगा? तो ऑब्वियस बात है, जो ट्रांसपोर्टिंग सर्विस दे रहा है वो अपने पैसेंजर को लेके जा रहा है, तो सप्लायर कौन है? ऑब्वियसली टूर टूर ऑपरेटर, है ना। Bangalore. ऑब्वियसली बैंगलोर का ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर। सप्लाई कहाँ से कहाँ हो रहा है? बैंगलोर से हम्पी जा रहा है। Passengers do not have GST registration, so what will be the place of supply in this case? Place of supply हम्पी नहीं माना जाएगा, place of supply बैंगलोर ही माना जाएगा। The place of supply is the place from where the departure takes place. भले ही आप हम्पी जा रहे हो। क्लियर है बातें? हाँ सर, याद रखें सर ये सब बात। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अब आगे सर, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, आइडिया मिल गया सर। वैल्यू, another important part, value of supply. Value of supply means the money that a seller would want to collect the goods and service supplied. The amount collected by the seller from the buyer is the value of supply. But where the parties are related and reasonable value may not be charged. Sir, यहाँ पर कुछ खेल है. Where the parties are related and reasonable value may not be charged. On transaction may take place as a barter or exchange. The GST law prescribes that the value on which GST is charged must be in its transactional value, and this is the value at which unrelated parties would transact in the normal course of business. It makes sure GST is charged and collected properly, even though the full value may not have been paid. सर कुछ समझा नहीं, कोई बात नहीं, हर बात समझना जरूरी नहीं। अच्छा सुनो सुनो, मजाक कर रहा हूँ। क्या होता है जब हम लोग किसी को कोई गुड सेल करते हैं ना, ये बात क्यों कहा कि बोथ पार्टीज हैव आर रिलेटेड एंड रीजनेबल वैल्यू मे नॉट बी चार्ज। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझते हो आप लोग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ना क्या होता है, इनकम टैक्स में पीजीपीपी चैप्टर में ये पढ़े हो, हल्का फुल्का क्या, अच्छा खासा पढ़े हो। मैनिपुलेशन चलता है, माने आप इजीली अपना डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, सेल वैल्यू को कम कर सकते हो, है ना। मानो मार्केट में किसी प्रोडक्ट का वैल्यू है 1 लाख, और आप जिसको सेल किए, मानो किसी अनरिलेटेड को ही सेल किए, बट आप सेल दिखा रहे हो स्टॉक ऑडिट के टाइम पे 1 लाख का प्रोडक्ट को 90,000 दिखा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, वैल्यू गिर जाएगा। और रिलेटेड पार्टी के साथ आपने इस तरह का कुछ बिल जनरेट कर दिया, भाई 1 लाख का चीज तो 90,000 में क्यों बेचोगे? तो अनरिलेटेड पार्टी को जिस दाम पे बेचते हैं लोग, उसी दाम पे आपको रिलेटेड पार्टी को भी बेचना चाहिए। अच्छा ठीक है, रिलेशन में है, आपने डिस्काउंट दिया, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि वैल्यूएशन तो हम लोग अनरिलेटेड पार्टी का ही करेंगे।
1 लाख का चीज है, 1 लाख का ही मानेंगे, उसको 90,000 दिखाने से नहीं मानेंगे। बात समझ में आया कुछ? मैंने आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दिखा दिखा के वैल्यूएशन कम नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से वैल्यूएशन मैनिपुलेट करके आपका जीएसटी लायबिलिटी आप कम करने का कोशिश कर सकते हो, और ऐसा करता भी है लोग, ठीक है, ताकि जीएसटी कम देना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट ये करने नहीं देना चाहता, वो अलग बात कि लोग फिर भी कर लेते। बोलो सर, बात समझ में आया? रैपिड टेक 2 हो जाएगा लो की? हाँ सर। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ और भी बातें सुनो। वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसका कैलकुलेशंस बहुत पूछता है सर, वैल्यूएशन निकाल के बताओ। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ascertained by a transaction value which is defined as the price paid or payable for the transaction when the supplier and recipient are unrelated। बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है, अनरिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट को इग्नोर करना है। अगर कोई कर भी लिया तो अनरिलेटेड दाम ही चार्ज करेंगे। द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, जो दाम पे सप्लायर बेचता है उसी दाम को कैलकुलेशन में लेना चाहिए। कुछ और भी बातें इंक्लूड होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, जैसे कि incidental expenses charged by the supplier to the recipient such as commission and packing charges, value of supply में ऐड होता है। any amount charged by supplier for anything done in respect of the supply, any interest, late fee or penalty due to delayed payment of consideration, subsidy that are directly linked to the price excluding those which are provided by central government or state government। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी अमाउंट को छोड़ के कोई और भी सब्सिडी अगर कोई सप्लाई रिलेटेड रिसीव करता है तो वो भी इंक्लूड होता है। टैक्सेस, सेस भी टैक्स ही होता है, ड्यूटी, ठीक है। जो लोग इनकम टैक्स का क्लास करते हो अच्छे से उनको पता है सेस क्या होता है ना। सेस इज अनदर टर्म इन टैक्सेशन, बेसिकली ये टैक्स ही है। जैसे कि आप लोग जानते हो हायर एजुकेशन सेस, सॉरी एजुकेशन एंड हेल्थ सेस इनकम टैक्स में कितना लग जाता है? 4%। तो सेस माने एक्स्ट्रा टैक्स को सेस बोलते हैं। चलो ठीक है। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब भी टैक्स ही होता है। फीस अंडर एनी अदर लॉ एक्सेप्ट जीएसटी इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, तो उसे भी वैल्यूएशन में काउंट किया जा सकता है। अमाउंट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस व्हिच इज एक्चुअली पेबल बाय द सप्लायर। अमाउंट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस व्हिच इज एक्चुअली पेबल बाय द सप्लायर, ठीक है। सप्लायर ने पे किया व्हिच इज एक्चुअली पेबल बाय द सप्लायर, अगर ऐसा कुछ भी वैल्यूएशन हो तो उसे वैल्यूएशन में ऐड किया जाता है, ठीक है। let us take some example of value of supply। चलो एक एग्जांपल, कुछ हेल्प तो हो जाएगा। मैंने ऐसा क्वेश्चंस भी होता है ना सर। ABC Private Limited provided the following details of goods sold to XYZ Limited। ABC Private Limited कुछ गुड सेल कर रहा है XYZ को। लीस्ट प्राइस माने जो दाम लीस्ट किया हुआ है प्रोडक्ट पे, the least price of goods exclusive of discount and taxes 60,000, tax levied by municipal authority 6,000, packing charges है 2,000। ABC Private Limited received 5,000 as a subsidy from an NGO। The above price of 60,000 is after considering the subsidy। ये 60,000 सब्सिडी लेने के बाद है। It also offers a discount of 5% on the least price of goods recorded in the invoice for the goods। It also offers a discount of 5% on the least price। least price माने प्रोडक्ट का जो लिस्टेड प्राइस है, recorded in the invoice for the goods, ठीक है। Now the taxable value क्या होगा? This is the question। आपका taxable value क्या होगा? सिंपल है सर, लीस्ट प्राइस कितना है? 60,000 का। म्यूनिसिपल टैक्स लेवाई कर रहा है 6,000 का। एनी अदर टैक्स अभी आपको बता रहे थे जीएसटी छोड़ के जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो, पैकिंग चार्जेस 2,000, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट
सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट से सब्सिडी रिसीव किया क्या? सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ। हाँ एनजीओ, 5,000 का सब्सिडी लिया ना, ये गवर्नमेंट नहीं होगा सर, एनजीओ होगा ना। 5,000 का है ना, गवर्नमेंट का होता तो एक्सक्लूड होता। तो 60,000, 6,000, 2,000, 5,000, 73, ये जो आपका टोटल लिस्ट प्राइस के साथ इंक्लूड हो गया। इसमें से डिस्काउंट भी है 5%, लेकिन ये 5% डिस्काउंट ना टोटल के ऊपर नहीं है, ये लिस्ट प्राइस के ऊपर 5% डिस्काउंट है। आपका प्रोडक्ट का लिस्टेड प्राइस 60,000 है, उसका 5%, तो 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000। तो 73 से 3,000 में माइनस करो तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 70,000। बोलो सर, समझ में आ रहा है? आया बात समझ में? Yes. Excellent. वैल्यू ऑफ सप्लाई का और भी क्वेश्चंस है, आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो सर, चाहो नहीं जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये देखो, उन्हें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, इसको अगर एक प्रॉपर आइडिया हो जाए ना तो आपको बहुत सुविधा होगा। और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और भी कुछ नियम है उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप चाहो तो देखो एक बार। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड has provide the following particulars relating to goods sold by it to Colorful Private Limited, ठीक है। Black and White Private Limited has provided the following particulars relating to goods sold by it to Colorful Private Limited. List price of the goods exclusive of taxes and discounts 50,000. Tax levied by municipal authority 5,000 on the sale of such goods. Tax levy by municipal authority on the sale of such goods 5,000. Packing charges not included in the price above 1,000. Black and White Private Limited received 2,000 as a subsidy from an NGO. एक ही तरह का क्वेश्चन हो गया। On sale of such goods, the price of 50,000 of the goods is after considering such subsidy. Black and White Limited offers 2% discount on the list price of the goods, which is recorded in the invoice for the goods. Determine the value of taxable supply made by Black and White Private Limited. समझ आया सर? सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि नहीं? अभी मैंने आपको जो एग्जांपल कराया, लिस्ट प्राइस 50,000 का, म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो ले रहा है, ठीक है, ये कौन सा सेक्शन के कारण हो रहा है ये भी मेंशन कर सकते हो आप। यही सब थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल स्टडी नोट थोड़ा सा सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा सा कुछ बैकअप लेक्चर्स भी दे देता हूँ, अब लोग चाहो तो एक बार ना सेक्शन वाइज थोड़ा सा केस स्टडीज और क्वेश्चंस को ना मेरे से सुन लेना एक बार, ठीक है। आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। इसे सेक्शन मेंशन करोगे तो प्रोफेशनल एग्जाम में तभी मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर आप सीए में जा रहे हो, सीएमए का एग्जाम दे रहे हो, सीएस का एग्जाम दे रहे हो, मस्ट मेंशन सेक्शन सर। इवन अगर कोई एमबीए फाइनेंस के लिए भी कर रहा है, मैं बोलूंगा कि सर जरूर करो सर, ठीक है, जरूर करो, क्योंकि आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। सर लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 50, म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के तहत है 5,000। पैकिंग चार्जेस इंक्लूडेबल इन द वैल्यू एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी 1,000। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम ए नॉन गवर्नमेंट बॉडी, क्योंकि हम लोग एनजीओ से लिए तो ये नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। द सेम इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई 2,000। यही थोड़ा मेहनत बढ़ जाता है। इतना देर तक सब ठीक लग रहा था, अब जैसे ही मैं सेक्शन का बात करना चालू कर दिया, अब लोगों का मन थोड़ा छोटा पड़ गया, है ना। इसे सेक्शन कैसे याद रखें? अब मैं यहीं पर चैलेंज है आप लोगों का कि आपको थॉरो स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरा क्लास सुनो, स्टडी नोट्स फॉलो करो, जो करना है करो, बट करो सर।
बाकी काम तो सिंपल है। 58,000 आ गया, इसमें से डिस्काउंट ये जो 50,000 के ऊपर था, 58 के नहीं थे, लीस्ट प्राइस के ऊपर था, 50,000 का 2%, कितना होता है 1,000। ठीक है, और ये जो डिडक्शन होता है ये किस लिए होता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 57,000। जानो तो कर सकोगे, अगर आपको पता है क्या करना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा रूल्स, थोड़ा प्रोविजंस, बस यही खेल है सर। कठिन नहीं है, इट्स नॉट टफ। टफ है क्या? हाँ सर, टफ है क्या? मेरे को तो नहीं लगता टफ है बोलिए। जीएसटी कठिन नहीं है, ये थोड़ा डिटेल्स है, थोड़ा मेहनत के साथ पढ़ना है तो जीएसटी आपको अच्छा मार्क्स देगा सर। बट अगर आप जीएसटी के साथ खिलवाड़ करोगे पढ़ोगे नहीं, तो फिर आपके साथ भी वो खेल खेल देगा। समृद्धि एडवर्टाइजर conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by a New Moon Private Limited for a consideration of 5 lakh. Samriddhi Advertiser owed 20,000 to one of its vendors in relation to the advertising service provided by it to the New Moon Private Limited. Such liability of Samriddhi Advertiser was discharged by New Moon Private Limited. New Moon Private Limited delayed the payment of consideration and thus paid 15,000 as interest. रेट ऑफ जीएसटी है 18%। आपको पूछता है कि बताओ कि समृद्धि एडवर्टाइजर के हाथ में टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा, वैल्यू, ये क्वेश्चन। अभी टाइप्स को पढ़ो सर, क्वेश्चन आपको एग्जाम में थोड़ी ना कॉपी बुक मिलेगा, बट टाइप्स ऐसा होगा। मैं जैसा बता रहा हूँ एकदम सेम टू डिटो मिलेगा सर। बीकॉम एग्जाम होता तो मैं बोल देता, बीकॉम बीबीए इस तरह का एग्जाम जो होता है ना, ग्रेजुएशन टाइप का, किसी भी यूनिवर्सिटी का बीकॉम हो, मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि भाई ये कंफर्म है, क्योंकि ये जब मैं बीकॉम को पढ़ाता था, अभी भी जो भी बीकॉम पढ़ते हैं मैं उनको सजेशन देता हूँ, एकदम 100% मैच करेगा। बट यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं दे सकता, मैं इतना बोलूंगा कि टाइप्स मैच करेगा। ठीक है, टाइप्स मैच करेगा, थोड़ा सा कुछ एक आध पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो पॉइंट को भी क्या करना है आपको नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए डिटेल्स क्लास कराना जरूरी होता है, और कोई मेरा पर्पस नहीं, आपको भी डिटेल्स में पढ़ना भी जरूरी होता है, नहीं तो मेरा बस चले तो शॉर्टकट मैं भी अपना लूं। तो सर आप बताओ, सर्विस चार्जेस कितना समृद्धि का? 5 लाख। पेमेंट मेड बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड टू वेंडर ऑफ समृद्धि एडवर्टाइजर, ये वाला समृद्धि एडवर्टाइजर owed 20,000 to one of its vendors in relation to the advertising service provided by it to न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये पेमेंट एक्चुअली न्यू मून ने कर दिया, जो कि एक्चुअली समृद्धि का वेंडर है। तो लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर बीइंग डिस्चार्ज्ड बाय द रिसिपिएंट is includable in the value in terms of section 15 subsection 2 clause B। ये जो सेक्शन है इसमें बोला है कि अगर आपका सप्लायर आपका लाइबिलिटी चुकता करता है, लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर बीइंग डिस्चार्ज बाय द रिसिपिएंट। सर बात समझ में आ रहा है? रिसिपिएंट कौन और सप्लायर कौन इस केस में? who is supplier and who is the recipient, और कौन किसका लाइबिलिटी डिस्चार्ज किया, कोई मुझे समझा दो सर। चलो बहुत देर से कुछ पूछा नहीं, अब पूछ रहा हूं, बोलो कौन किसका लाइबिलिटी डिस्चार्ज किया? डिस्चार्ज माने कंप्लीट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग पढ़े हो ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काफी लोग आजकल कॉन्ट्रैक्ट का क्लास करते हो आप लोगों में से, स्पेशली सीएमए स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग पढ़ते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर किसी का लाइबिलिटी वो चुकता कर रहा है, तो कौन सप्लायर है कौन रेसिपिएंट है? ऑब्वियसली समृद्धि सप्लायर है, न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड रेसिपिएंट है। लाइबिलिटी किसका था? समृद्धि किससे उधार लिया था? अपने वेंडर से, लेकिन वो पैसा कौन दे दिया? समृद्धि एडवर्टाइजर owed 20,000 to one of its vendor in relation to the advertising service provided by it to न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पैसा पेमेंट तो समृद्धि को ही करना चाहिए था, बट समृद्धि की जगह न्यू मून कर दिया, तो वो भी वैल्यूएशन में चार्ज कर लेंगे। तो सर्विस चार्ज 5 लाख,
पेमेंट मेड बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड टू वेंडर ऑफ समृद्धि, liability of the supplier being discharged by the recipient is includable in the value of terms of section 15 subsection 2 clause B में बोला है 20,000 का। इंटरेस्ट जो डिलेड इंटरेस्ट है सर, कितना इंटरेस्ट है, कहां चला गया इंटरेस्ट का, क्वेश्चन में बोला था पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड दस पेड 15,000 एज इंटरेस्ट। डिलेड पेमेंट के लिए 15,000 का इंटरेस्ट बोला है, पर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा घट जाएगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, पूरा इंटरेस्ट नहीं लगता है। इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इंक्लूडेबल इन द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। अभी मैं कुछ सेक्शन पढ़ा नहीं, पर फिर भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं फॉर द आइडिया, बाद में आप प्रोविजंस पढ़ोगे मेरे साथ तो फिर आप देखना कि आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये थोड़ा वैरायटी क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अपडेटेड क्वेश्चन है। The interest for delay in payment for consideration will be includable in the value of supply, but the time of supply of such interest will be the date when such interest is received in terms of section 13 subsection 6. Such interest has been assumed to be inclusive of GST and thus the value has been computed by making back calculation. कैसे calculation होगा, interest divided by 100 plus tax rate into 100. Interest divided by 100 plus tax rate into 100. It is also possible to assume the interest to be exclusive of GST. अब इसको GST के एक्सक्लूसिव भी रख सकते हो। In that case, the value of supply will work up to 5,35,000। कैसे, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है आपका, कितना था सर इंटरेस्ट, 18,000, कितना था 15,000, आप हिसाब लगाओ 15,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस टैक्स रेट कितना 18% इंटू 100। कोई मुझे करके बताओगे सर कितना आ रहा है वैल्यूएशन, 15,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 18%, किसी का आया सर, कत आश्चर्य, इंटरेस्ट अगर 17,700 तो फिर 17,700 इंटरेस्ट फॉर डिलेड इन पेमेंट कंसिडरेशन इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई 15 सबसेक्शन 2, 17,700 तो नहीं होगा, आंसर बता रहे 12,712। इंटरेस्ट क्या गलत हो रहा है कुछ, $15,000 as interest, GST rate at 18%, 15,000 इंटरेस्ट है, GST रेट 18% है, 100 इंटरेस्ट सर 1200,711 आ गया, कैसे आ गया तेरा, मेरा नहीं आ रहा है सर। ये जो 100 प्लस टैक्स रेट ये परसेंटेज में नहीं होगा, 118% नीचे मतलब डिवाइड करना पड़ता है। हाँ बेसिकली वही करना पड़ेगा, ऑब्वियसली परसेंट में नहीं होगा, 118 बने 18, ठीक है, मैंने 118%, मैंने आपको ऐसा करना है, परसेंटेज नहीं है वो, मतलब वो 100 में जोड़ देना। 15,000 डिवाइडेड बाई 118% ऐसा करिए ना सर। हाँ मैं ऐसे तो वही तो किया मैंने, फिर भी नहीं दिखा रहा है, फिर से एक बार करता हूँ, 15,000 डिवाइडेड बाई 118%, बस। अच्छा वो इंटू 100 करने से, अच्छा वो इंटू 100 मैंने 18% बेसिकली दे रहा हूँ परसेंट, हाँ वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ये परसेंट देने से ही हो जाएगा। और अगर आप फिर ठीक है, से 100 लगाओगे तो डबल हाँ डबल हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सर। अच्छा सबको समझ में आया सर, क्या करना है, वेरी गुड आयन, 15,000 डिवाइडेड बाई 118% करने से ही हो जाएगा, यानी जब भी आप कैलकुलेटर में परसेंटेज दोगे तो अलग से और 100 देने का जरूरत नहीं है, इंटू 100 तो परसेंटेज के लिए था, पर अलग से करने का जरूरत नहीं, मतलब अगर कोई 15,000 बाई 118 इंटू 100 करेगा तो आएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 118
ऐसा करने के बाद अगर कोई इंटू 100 करता है तो भी सेम आंसर आएगा, 12,712, 12 ही आएगा, क्योंकि 11 के बाद ना 0.8 है। आयन, यस सर, मैंने वो गलत बोला था सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब 0.11 के बाद 0.8 है, मैंने 5 से ज्यादा है तो तुम 12,712 ले सकते हो। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन रूल की बेसिस में है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, ठीक है। तो उसको इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। अब फिलहाल मैं इस पॉइंट को आपको अभी तक पढ़ा है नहीं, बट जब भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने बोले, ठीक है, डिलेड पेमेंट का, तो आपको ऐसा हिसाब करना पड़ता है। इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन विल बी इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, but the time of supply of such interest will be the date which such interest is received in terms of section 13 subsection 6. Such interest has been assumed to be inclusive of GST and thus the value has been computed like this. और ये वैल्यूएशन आपका इंक्लूड होगा, ना कि पूरा का पूरा 15,000। अब इसका डिटेल्स प्रोविजंस आपको नोट्स के अंदर भी मिलेगा, और मैं आपको प्रोविजन अंडरस्टैंडिंग का पूरा डिटेल्स क्लास भी शेयर करके रखूंगा, और जरूरत पड़ने से मैं क्लास में भी एक बार डिस्कस कर दूंगा अगर आप बाई चांस बैकअप से नहीं करते, ठीक है। तो उसमें आपको ना पूरा समझ आ जाएगा कि सर कैलकुलेशन क्यों करना पड़ रहा है और प्रोविजंस क्या है, ठीक है। क्योंकि प्रोविजन नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ कैलकुलेशंस आपको थोड़ा आधा अधूरा लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका नॉलेज आधा अधूरा हो। जस्ट बिकॉज यहाँ क्वेश्चन था तो मैं सॉल्व कर रहा था, इसलिए जहां जरूरत पड़ा मैंने आपको बताया। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, 5,32,712। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ सर, स्टार्ट किए थे इजी इजी कॉन्सेप्ट से, धीरे धीरे हम लोग कठिन चीज में पहुंच गए, ठीक है। अब कोई बात नहीं सर, ये कठिन नहीं लगेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे ये चीज कठिन मतलब टफनेस नहीं फील होगा अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू करते हैं, ठीक है। अगर गो थ्रू कर लेते हो सेक्शन वाइज पूरा चर्चा करना पड़ेगा, चाहो तो मेरे साथ साथ कर लो, मैंने मेरा क्लास सुन लो, मैं आपको शेयर करता हूँ, एक एक सेक्शन को पढ़ो मेरे साथ साथ, मैं जैसे पढ़ाता रहूंगा आप भी नोट से पढ़ते रहो, ठीक है। तो भी हो जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोग नेक्स्ट वीक के अंदर पूरा का पूरा प्रोविजन टाइम प्लेस एंड वैल्यू कंप्लीट करके रखोगे, ठीक है। तो ये रहा सेक्शन 12, इसके बाद आएगा सेक्शन 13, ठीक है। सेक्शन 12, सेक्शन 13, और बीच बीच में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल एज एग्जांपल्स, ठीक है, मिल जाएगा। करोगे ना सर या नहीं करोगे? नहीं करोगे तो फिर आपका ही खराब होगा, आपका ही एग्जाम क्वेश्चंस की दिक्कत बढ़ेगा। थोड़ा करो, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। जो भी समझ में नहीं आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में वापस चर्चा करूंगा। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में मैं वापस चर्चा करूंगा, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कैसे पढ़ना है मैं एक बता देता हूँ, चलो। और उसके बाद आप वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट जो यहाँ पर है उतना भी कर लोगे ना एग्जाम्पल्स के साथ साथ, काफी है सर, काफी, ठीक है। एटलीस्ट मेरे नोट्स में आपको जो मिलेगा इतना भी कर लोगे तो भी काफी है सर। चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे सेक्शन वाइज पढ़ोगे, ठीक है। चलो, अब आया उठ पहाड़ के नीचे माने ये है मेहनत का काम, ये है मेहनत का काम। जब भी आपको लॉ पढ़ने बोला जाए आपका एकदम मुंह छोटा बन जाता है कि सर इतना कौन पढ़ेगा। सुन, सेक्शन 12, ठीक है, सेक्शन 12 को आपको ठीक से पढ़ना है। जैसे सेक्शन 12 प्रोवाइड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सप्लाई ऑफ वाउचर दैट कैन बी यूज्ड टू पे फॉर गुड्स, रेसिडुअल केसेस में भी यूज हो सकता है सेक्शन 12 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा एडिशन टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। अभी आपको एक कैलकुलेशन भी बता रहा था, ठीक है। ये सारा सेक्शन 12 में बोला हुआ है। We consider the below how the time of supply is determined in each of these situations. चलो, एक सेक्शन 12 पढ़ लोगे तो 13, 14, 15 सब समझ में आ जाएगा। देखो, as per section 12 time of supply of goods under forward charge, as per section 12 subsection 2 time of supply of goods that are taxable under forward charge is the earlier of the following। पता है आप लोगों को, ऑलरेडी क्वेश्चन हो गया, बस सेक्शन को बताने के लिए बता रहा हूँ। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 पढ़ लिए ना, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन भी करा लिया सर।
মনে পড়ছে তো? Date of issue of invoice by the supplier or the last date on which the invoice ought Yes, to sir. have been issued, है ना? अभी स्टार्टिंग नहीं तो किए। And the date of receipt of payment by the supplier to the extent the payment covered the supplier of goods। ठीक है, ऑलरेडी आपको मैं बता दी, शॉर्ट नोट्स में शेयर कर दूंगा आप लोग। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया मैंने, केस स्टडीज क्वेश्चन। A Limited enters into an agreement with B Limited to supply 100 kg of raw material. However, A Limited supplies only 80 kg of raw material and issues the invoice for the same. Yet the supply would be deemed to have been made in respect of 80 kg. That is to the extent covered by the invoice. Therefore, the provisions related to time of supply will also be applicable to supply of 80 kg of raw material and not for entire 100 kg of raw material. अब एग्रीमेंट 100 kg का हुआ है, लेकिन सप्लाई तो 180 का हो रहा है ना, तो सप्लाई 80 का होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्लाई में क्या हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट 100 kg का हो सकता है बट सप्लाई तो 80 का हो रहा है ना, तो सप्लाई का वैल्यूएशन 80 के ऊपर होगा ना कि 100 के ऊपर। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक बात यहाँ पर एक स्पेशल केस है, रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कोई एडवांस लेता है ना तो उसका रिलीफ मिलता है, तो रिलीफ सिर्फ गुड्स के केस में मिलता है, सर्विस के केस में नहीं मिलता, याद रखिएगा सर। मीनिंग ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये भी आप लोग जानते हो। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही चीज बता रहा था, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, बस वही चीज लिखा गया है। Sphinx Private Limited enters into a contract for supply of 100 coffee chairs at the rate 15,000 with Joy Sales on 21st August. Chairs are removed from the warehouse of Sphinx Private Limited on 5th September along with the invoice of event date. Joy Sales has paid 30% of the total contract value on 21st August. Balance 70% is paid after delivery of chairs on 10th September. Since the invoice is issued on the date of removal of goods, it is issued within the prescribed time limit. Hence, the time of supply of payment for tax on entire contract value is 15 lakh. That is 15,000 into 100 is the date of issue of invoice. 5th September आपका date of issue of invoice है ना? No GST will be payable on advance 4.5 लाख। एडवांस में कोई GST नहीं है, रिसिप्ट ऑन 21st August। तो गुड्स में आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है, सर्विस में नहीं मिलेगा। देखो इसके लिए ये पूरा प्रोविजंस आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 31। Section 12 subsection 2 refers to the last date on which a supplier is required to issue the invoice under section 31. Following are the relevant provisions of section 31. As per section 31 subsection 1, the invoice needs to be issued either before or at time of removal of goods. ठीक है, पर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और डिलीवरी ऑफ गुड्स, मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रिसिपेंट। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, जब गुड्स कंटिन्यूअस सप्लाई होता है, माने एक के बाद एक लॉट जाता रहता है, the invoice should be issued before or at the time of issuance of periodical statement receipt of the periodical payment. माने एक लॉट जाएगा, फिर उसका पीरियडिक पेमेंट होगा, फिर एक लॉट जाएगा, फिर पीरियडिक पेमेंट होगा। Continuous supply of goods is a supply of goods provided or agreed to be provided continuously on a recurring basis. ठीक है, इंडस्ट्री लेवल में चलता है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, and for which the supplier issues an invoice to the recipient on a regular periodic basis. Section 2 subsection 32. The said term has been discussed in chapter 8, that is tax invoice, credit and debit note. ई-वे बिल का एक टॉपिक आता है, वहां पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। In case of goods sent on taken or approval or sale or return invoice should be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. जो रिटर्न बेसिस में होता है, आप लोग अकाउंटेंसी करते हो ना, वहां पर एक टॉपिक आता है सर, गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस। इन केस ऑफ गुड सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, invoice should be issued before at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. अब ये पढ़ के आपको डेट के बारे में पता करना पड़ता है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था, जो एग्जांपल अभी आपको मैं स्पिंक्स का और कॉफी चेयर का बता रहा था, स्पिंक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कॉन्ट्रैक्ट में आया था, 100 कॉफी चेयर्स चाहिए, सॉरी ऑफिस चेयर्स, कॉफी बता रहा हूँ, 15,000, ठीक है, विथ जॉय सेल्स 21st अगस्त का। चेयर रिमूव किया वेयर हाउस से,
5 सितंबर को, along with the invoice, Joy Sales has been paid 30% of the total contract value on 21st August. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू माने 15 लाख का 30% कितना होता है? 4.5 लाख। आई होप समझ गए आप लोग। Balance 70% is paid after delivery of chairs on 10 September. Since the invoice is issued on the date of removal of goods, it is issued within the prescribed time. Hence, time of supply for payment of tax on entire contract value 15 lakh is the date of issue of invoice. That is 5th September. No GST will be payable on advance 4.5 lakh received on 21st August. इसमें कोई GST applicable पूरा 15 लाख में नॉर्मल डेट में हो जाएगा। तो ये अगर आप अच्छे से एक बार प्रोविजंस को पढ़ोगे ना, तो ये छोटा छोटा जो स्पेशल चीजें आपको दिखाई दे रहा है और बीच बीच में ऐसा इलस्ट्रेशंस भी आपको मिलेगा, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज कलेक्ट नोट्स फ्रॉम मी इफ यू डोंट हैव ऑलरेडी। सो थोड़ा सा घर में क्या करना है, पढ़ना है। मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी सेक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा, और अगर आप इन द मीन टाइम एक बार गो थ्रू करना चाहते हो, मैं आपको कुछ क्लास भी शेयर करके रखूंगा, ताकि आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े, बस मेरा बात को सुन सुन के पढ़ लिया करें। ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगा, और जितना जल्दी प्रिपरेशन करोगे उतना जल्दी ऑफलाइन में आके टेस्ट दे सकते हो और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में भी पार्ट ले सकते हो। तो बस यही है, आज का क्लास इतना ही है सर। बोलो सर, समझ में आया टाइम, प्लेस एंड वैल्यू? लास्ट में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बस इतना बता रहा था, लास्ट में मैं इतना बता रहा था कि प्रोविजंस को कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में अगर आप मेरे क्लास सुन के आओगे तो आपको इजी लगेगा, और अगर नहीं सुन के आओगे तो फिर से थोड़ा सा मुना ऐसा लगेगा कि क्रिटिकल लगेगा। तो क्रिटिकल लगाने से अच्छा है कि आप एक बार देख के आओ, मैं शेयर कर दूंगा सबको। ठीक है, मैंने टाइम, प्लेस एंड वैल्यू का प्रोविजंस का जो गो थ्रू है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ एक एक सेक्शन को गो थ्रू करके रखिए, ताकि हम लोग क्वेश्चन आंसर और कर पाए, इसीलिए। ठीक है, ओके सर, आज इतना ही है। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।